पार्ट 1 में वॉरेन और उसकी टीम एक सीक्रेट वर्ल्ड वॉर 2 बंकर के अंदर फंस चुकी थी। उन्हें पता चला कि ये जगह एक खौफनाक रिसर्च लैब थी जहां इंसानों पर डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बंकर के अंधेरे में कुछ ऐसा जिंदा था जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। अजीब आवाज सुनते ही कैप्टन टीनो और रियो तुरंत उस तरफ दौड़ते हैं। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जहां इंजर्ड जॉन को लिटाया गया था, वहां जमीन के नीचे अचानक एक बड़ा सा सुराख खुल गया था और जॉन गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे नीचे अंधेरे में घसीट लिया हो। बिना एक सेकंड गवाए टीनो और रियो उस गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं। नीचे पहुंचकर उन्हें एक बहुत ही तंग टनल नजर आती है। टनल इतनी छोटी थी कि सीधा खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं था। दोनों झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जो उनकी रूह तक हिला देता है। जॉन की लाश वहां पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी शरीर की हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी बहुत ही खतरनाक केमिकल ने उसे बुरी तरह जला दिया हो। रियो और टीनो दोनों सन्न रह जाते हैं, पर असली शौक अभी बाकी था। जब उनकी नजर आसपास पड़ती है तो हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई नजर आती हैं। कंकालों का पूरा ढेर लगा हुआ था। उस पल कैप्टन टीनो को सब कुछ समझ आ जाता है। ये कोई खाली कीव नहीं थी, यहाँ किसी ऐसी शिकारी का अड्डा था जो इंसानों का शिकार करता था। अब उसे एहसास हो चुका था कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं और अगर बचना है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पीछे से कोई उन पर हमला कर देता है। ना टीनो को रिएक्ट करने का मौका मिलता है, ना रियो को, और अगले ही पल दोनों बेहोश हो जाते हैं। उधर वॉरेन और बाकी सोल्जर्स अब भी खजाने की तलाश में बंकर के अंदर आगे बढ़ रही थी। शुरू में सिर्फ वॉरेन के दिमाग में लालच था, लेकिन धीरे धीरे वही लालच बाकी लोगों के अंदर भी आ चुका था। अब हर कोई चाहता था कि खजाना सबसे पहले उसे मिले, इसीलिए सब अलग अलग टनल्स और चेम्बर्स की तलाशी लेने लगते हैं। सर्च करती करती वो एक अजीब जगह पर पहुंच जाती हैं और तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। अंधेरे से कुछ अजीब से लोग सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर समझना मुश्किल था कि वो इंसान थे या कुछ और। अगले ही पल वो सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं। अटैक इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अपनी जान बचाने के लिए सोल्जर्स तुरंत गन्स निकालते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज पूरे बंकर में गूंजने लगती है। इस दौरान उन अजीब अटैकर्स में से एक मारा जाता है। जब सोल्जर्स उसकी बॉडी चेक करते हैं तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। उसके चेहरे पर लोहे का एक मास्क लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही मास्क जैसा फिल्म की शुरू में आइलैंड पर मिला था। अब धीरे धीरे पजल के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था। इन लोगों को जानबूझकर इस हालत में बदला गया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने अटैकर्स मरते उतनी ही और अंधेरे से निकल आते। कुछ ही देर में सोल्जर्स की चीखें बंकर में गूंजने लगती हैं और लगने लगता है कि उन खतरनाक क्रीचर्स ने लगभग पूरी टीम को खत्म कर दिया है। इसी दौरान बंकर के एक दूसरे हिस्से में कैप्टन टीनो और रियो धीरे धीरे होश में आते हैं। जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा होता है। उसके हाथ में एक पुराना वेपन था। उसकी शक्ल और कपड़े देखकर लग रहा था जैसे वो किसी और ही दौर का इंसान हो। रियो घबराकर पूछती है, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? कुछ पल की खामोशी के बाद वो आदमी जवाब देता है, मैं जापानीज आर्मी का सोल्जर हूँ। ये जवाब सुनते ही टीनो और रियो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उस आदमी की बातें और उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो ऐसी बात कर रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 अभी भी चल रही हो, जैसे उसके लिए वक्त कभी आगे बढ़ा ही ना हो। अब उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये वाकई जापानीज आर्मी का सोल्जर है तो इतनी सालों बाद भी जिंदा कैसी है, और आखिर इतनी सालों से इस बंकर के अंदर कर क्या रहा था? सिचुएशन को समझती हुई कैप्टन टीनो शांत आवाज में कहता है, प्लीज हमें कोई नुकसान मत पहुंचाइए। कैप्टन टीनो बार बार उस मास्क सोल्जर को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। लेकिन सामने खड़ा जापानीज सोल्जर बिना मास्क उतारे सख्त आवाज में जवाब देता है, नहीं, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। चुपचाप सरेंडर कर दो और ये मत सोचना कि तुम मुझे या मेरे देश को हरा सकते हो। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अब भी वर्ल्ड वॉर 2 में ही जी रहा था। उसके लिए जंग कभी खत्म ही नहीं हुई थी। उसे लगता था कि जापान अब भी लड़ रहा है और वो सालों से इसी भरम में जिंदा था। तब कैप्टन टीनो उसे सच बताता है। वो कहता है,
वॉर बहुत पहले खत्म हो चुकी है। जापान सरेंडर कर चुका था। उस बात को कई दशक बीत चुके हैं। ये सुनते ही जापानीज सोल्जर बिल्कुल जम सा जाता है। उसकी आंखों में पहली बार डर नजर आता है। वो धीरे से पूछता है, क्या जापान हार गया था? कुछ पल के लिए वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है और टीनो इसी मौके का फायदा उठाता है। वो तुरंत उसके हाथ से वेपन छीन लेता है, फिर उसका मास्क भी खींच कर उतार देता है। लेकिन जैसे ही मास्क जमीन पर गिरता है, रियो और टीनो दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। उस आदमी का चेहरा किसी आम बुजुर्ग इंसान जैसा नहीं था। उसकी स्किन बुरी तरह सिकुड़ चुकी थी, शरीर टूट चुका था और वो किसी जिंदा इंसान से ज्यादा एक चलती फिरती लाश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उसके शरीर को खत्म कर दिया हो, लेकिन मौत फिर भी उसे लेने नहीं आई। इतनी सच्चाई सामने आने के बाद भी वो सोल्जर तुरंत यकीन नहीं करता। उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। तब रियो अपने फोन पर जापान की सरेंडर और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने की वीडियोस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाती है। एक एक सबूत उसके सामने रखा जाता है और धीरे धीरे उसका भरम टूटने लगता है। वो खुद से बात करने लगता है, तो क्या मैं इतनी साल झूठ के साथ जीता रहा? क्या मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? उसकी आवाज में पछतावा साफ महसूस हो रहा था। फिर उसकी नजर पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है। वो उदास होकर कहता है, कुछ दिन पहले मेरा साथी मर गया। अगर मुझे पहले सच पता होता तो शायद मैं उसे बचा लेता। ये सोचते ही उसकी मेंटल कंडीशन और बिगड़ने लगती है। वो टूटने लगता है। लेकिन कैप्टन टीनो अब भी पूरी तरह अलर्ट था। उसने वेपन नीचे नहीं रखा। उसे डर था कि अगर सिचुएशन दोबारा कंट्रोल से बाहर गई तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। तब रियो और टीनो उससे सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, आखिर तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो? अब तक मरे क्यों नहीं? कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि वॉर के दौरान इस फैसिलिटी में बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते थे। उन्होंने सोल्जर से वादा किया था कि नए इंजेक्शंस और मेडिसिन्स उन्हें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना देंगे। हर सोल्जर को अलग अलग इंजेक्शंस दिए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। लोगों की शरीर अजीब तरह रिएक्ट करने लगी। हर किसी के साथ अलग प्रॉब्लम होने लगी और आखिर में कई लोग उसी की तरह बन गए। वो अपने सड़े हुए शरीर की तरफ देखकर कहता है, उन्होंने कहा था हम कभी नहीं मरेंगे, लेकिन ये कोई वरदान नहीं था, ये एक श्राप था। देखो मुझे, इतने साल गुजर गए और मैं अब भी जिंदा हूँ। मेरा शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन मौत मेरे पास नहीं आती। यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। जापानीज सोल्जर आगे बताता है कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट सबको यहीं छोड़कर चली गई थी। उन्होंने कभी नहीं बताया कि बंकर से बाहर कैसे निकला जाता है। फैसिलिटी की सीक्रेट एग्जिट सिर्फ उन साइंटिस्ट्स को पता थी। इसी वजह से इतनी साल गुजरने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकल सका। फिर वो एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है, सच कहूं, साइंटिस्ट्स का गोल पावरफुल सोल्जर्स बनाना नहीं था। उन्हें मॉन्स्टर्स चाहिए थी, ऐसी क्रीचर्स जो कभी ना मरी। वो एक ऐसी आर्मी बनाना चाहती थी जिसे दुनिया की कोई ताकत हरा ना सकी। ये सुनकर रियो और टीनो एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि बंकर की अंधेरी में जो क्रीचर्स घूम रहे हैं वो असल में उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन सोल्जर खुद भी नहीं जानता था कि साइंटिस्ट अपने मिशन में कितनी सक्सेसफुल हुई थी। तभी वो एक और इम्पोर्टेंट राज खोलता है। वो कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है, मैं उस रास्ते को जानता हूँ। ये सुनते ही टीनो और रियो की उम्मीद वापस आ जाती है। लेकिन अगले ही पल सोल्जर कहता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। और इसी वक्त बंकर के दूसरे हिस्से में वॉरेन और बचे हुए सोल्जर्स अब भी अंधेरे में भटक रहे थे। वॉरेन के दिमाग में अब भी सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, खजाना कहाँ है? लेकिन उसके साथ चल रहे सोल्जर्स की सोच बदल चुकी थी। अब उन्हें गोल्ड से ज्यादा अपनी जान की फिक्र थी और वो हर हाल में इस मौत के बंकर से बाहर निकलना चाहते थे। बंकर के अंधेरे में भटक रहे वॉरेन और उसके साथी अब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक पहले जैसे ही कुछ खतरनाक क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक सीधा वॉरेन की तरफ झपकता है, लेकिन उसे वॉरेन तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। टाइगर बिना एक सेकंड गवाए अपना वेपन उठाता है और उस क्रीचर को मार गिराता है। क्रीचर जमीन पर गिरते ही सब उसके पास जाते हैं और जो चीज वो देखते हैं उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसके कई हिस्से बुरी तरह गल चुके थे। फिर भी वो जिंदा था, चल रहा था, हमला कर रहा था।
ये देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ था। उस पर जरूर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, वो क्रीचर पहले एक इंसान था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने उसे धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। और अगर ऐसा एक क्रीचर यहाँ मौजूद था तो मुमकिन था कि पूरा बंकर ऐसे मॉन्स्टर से भरा हुआ हो। इसी दौरान कैप्टन टीनो, रियो और जापानीज सोल्जर उस सीक्रेट रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जिसका जिक्र उसने किया था। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जिंदा बाहर निकला जा सके, लेकिन बंकर के दूसरे हिस्से में वॉरेन और उसके साथी फिर से भटककर एक नए रूम में पहुंच जाते हैं। जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये भी एक और एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी। हर तरफ ऑपरेशन टेबल्स पड़ी हुई थी, साइंटिफिक इक्विपमेंट बिखरा हुआ था। शेल्व्स पर पुराने जार्स रखे हुए थे और जगह जगह एक्सपेरिमेंट्स के निशान नजर आ रहे थे। लेकिन फिर उनकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। एक इंसानी जिस्म वहां पड़ा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लग रहा था जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किया गया हो। उसके पास खड़े होती ही एक तेज बदबू महसूस होती थी। एंजल धीरे से कहती है, सोचो इस इंसान ने कितना दर्द सहा होगा। वॉरेन भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना सब देखने के बाद भी उसकी सोच नहीं बदली। उसने मॉन्स्टर्स देख लिए थे, एक्सपेरिमेंट्स के सबूत देख लिए थे, मौत को इतना करीब से देख लिया था, फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, खजाना। उसे अब भी यकीन था कि असली ट्रेजर इसी बंकर में छुपा हुआ है और वो उसे पाकर ही रहेगा। सच में क्या कोई इंसान इतना लालची हो सकता है? क्या दौलत किसी की जान से भी ज्यादा कीमती हो सकती है? वॉरेन के लिए जवाब शायद हाँ था। तभी वॉरेन की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है और उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक पुरानी टेबल पर एक सिरिंज रखी हुई थी। वो उसे उठाकर गौर से देखने लगता है। सिरिंज के अंदर सुनहरी रंग का एक अजीब लिक्विड भरा हुआ था। पहले तो वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। उसे लगता है कि लोग जिस खजाने की कहानियां सुनाते आए हैं वो सोना या हीरे नहीं थे। असली ट्रेजर ये फॉर्मूला था, वही मिस्टीरियस केमिकल जो जापानीज साइंटिस्ट्स ने तैयार किया था। एंजल भी उसके पास आती है। वो सिरिंज को देखकर कहती है, अगर हम इस फॉर्मूला को बाहर ले जाकर ब्लैक मार्केट में बेच दें तो हम उतना पैसा कमा सकती हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनते ही वॉरेन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, लगता है हमने आखिर वो ट्रेजर ढूंढ लिया है जिसके लिए हम इतनी दूर आई थी। दोनों चुपके से सिरिंज को अपनी बैग में रख लेती हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर ये फॉर्मूला बाहर की दुनिया तक पहुंच गया तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। लेकिन लालच ने उनकी सोचने की ताकत छीन ली थी और अब वो सिर्फ पैसा देख रहे थे। उधर स्टैनली और टाइगर अब भी एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सर्च करते करते उन्हें एक बहुत बड़ा स्टील डोर नजर आता है। दोनों को लगता है कि शायद ये पूरे फैसिलिटी का मेन गेट हो, इसलिए वो बिना देर किए उसे खोलने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है और बाहर की हल्की रोशनी अंदर आने लगती है। एक पल के लिए दोनों को लगता है कि शायद उन्हें आजादी मिल गई, लेकिन अगले ही सेकंड उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। दरवाजे के उस पार एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल में अनगिनत लोग खड़े थे, इतने सारे कि गिनना मुश्किल था। पहली नजर में लग रहा था जैसे कोई पूरी आर्मी वहां मौजूद हो। सब एकदम सीधे खड़े थे, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल खामोश। ये मंजर देखकर स्टैनली और टाइगर को तुरंत जापानीज सोल्जर की बात याद आ जाती है। वही बात जिसमें उसने कहा था कि साइंटिस्ट्स एक ऐसी आर्मी बनाना चाहती थी जो कभी ना मरी। और अब लग रहा था कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गई थी, क्योंकि हॉल में खड़े ये लोग कोई आम लोग नहीं थे। ये वही सब्जेक्ट्स थी जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स करके मॉन्स्टर्स में बदल दिया गया था। और अब स्टैनली और टाइगर के सामने खड़ी थी एक पूरी मॉन्स्टर आर्मी। स्टैनली और टाइगर के सामने अब एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरी हॉल में अनगिनत क्रीचर्स सीधे खड़े हुए थे, एक पूरी मॉन्स्टर आर्मी जो न जाने कितनी सालों से अंधेरे में खामोश खड़ी थी।
सालों तक उस हॉल में रोशनी का एक टुकड़ा भी नहीं पहुंचा था, लेकिन जैसे ही स्टील डोर खुला और बाहर की रोशनी अंदर आई, सब कुछ बदल गया। एक एक करके उन क्रीचर्स की बंद आंखें खुलने लगती हैं, उनकी सड़ी हुई चेहरे धीरे धीरे हिलने लगती हैं, गर्दनें मुड़ने लगती हैं, हाथ और पैर हरकत करने लगती हैं। ये देखते ही स्टैनली और टाइगर समझ जाते हैं कि वो किस खौफनाक चीज के सामने खड़े हैं। ये सोल्जर्स नहीं थी, ये वो मॉन्स्टर्स थे जिन्हें दर्द का एहसास नहीं था, जिन्हें मौत का डर नहीं था और जो सालों से बस किसी के जगाने का इंतजार कर रहे थे। दोनों तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक कई तलवारें एक साथ टाइगर के शरीर में घुस जाती हैं। टाइगर वहीं गिर पड़ता है। उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब स्टैनली, वॉरेन और एंजल ही बचे थे और वो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे टनल्स में दौड़ रहे थे। भागते भागते वो लोग उसी टनल तक पहुंच जाते हैं जहां पहले जॉन को घसीट कर ले जाया गया था। वहीं उन्हें जॉन की लाश भी नजर आती है, लेकिन रुकने का वक्त किसी के पास नहीं था क्योंकि मौत उनके बिल्कुल पीछे थी। इसी दौरान वॉरेन की हालत और खराब होने लगती है। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, खून बह रहा था और उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। स्टैनली को समझ आ जाता है कि अगर कोई उम्मीद बची है तो वो कैप्टन टीनो और रियो को ढूंढने में ही है, क्योंकि बंकर से बाहर निकलने का रास्ता शायद सिर्फ उन्हें पता था। लेकिन वॉरेन अब चल भी नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। एंजल उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि वॉरेन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और वही सोच उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया लाती है। उसे लेबोरेटरी में मिली हुई वो सिरिंज याद आती है, वही सिरिंज जिसमें मिस्टीरियस गोल्डन फॉर्मूला भरा हुआ था। एंजल सोचती है कि शायद ये केमिकल वॉरेन की जान बचा दे। बिना कुछ सोचे समझे वो सिरिंज निकालती है और सीधा वॉरेन की गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। उसी वक्त कैप्टन टीनो और रियो भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फॉर्मूला पूरी तरह वॉरेन के शरीर में जा चुका था और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फॉर्मूला ने वॉरेन को बचाया नहीं, उसने वॉरेन के अंदर बची हुई इंसान को ही खत्म कर दिया। अगले ही पल वॉरेन एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। उसकी आंखों में पागलपन आ जाता है और सबसे पहला हमला वो एंजल पर करता है। एंजल को समझने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। जिस इंसान को बचाने के लिए उसने फॉर्मूला दिया था, उसी ने सबसे पहले उसकी जान ले ली। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। कैप्टन टीनो, रियो और स्टैनली तुरंत वहां से भागने लगते हैं। उनके साथ वो जापानीज सोल्जर भी था जो इतने सालों से बंकर में जिंदा था। लेकिन कुछ देर बाद उस सोल्जर को समझ आ जाता है कि इमॉर्टल सोल्जर्स बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अगर किसी ने उन्हें रोका नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तब वो एक आखिरी फैसला करता है। वो अपनी जान देकर बाकी लोगों को बचाने का डिसीजन लेता है। सालों तक एक झूठ के साथ जीने वाला वो सोल्जर आखिर में एक हीरो की तरह खड़ा हो जाता है। उसकी कुर्बानी की वजह से कैप्टन टीनो, रियो और स्टैनली आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो सीक्रेट एग्जिट की तरफ दौड़ते रहते हैं। लेकिन बंकर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर में इमॉर्टल सोल्जर्स उन तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो कैप्टन टीनो और स्टैनली को घेर लेते हैं। दोनों पूरी ताकत के साथ लड़ती हैं और सच कहीं तो दोनों बहुत स्किल्ड फाइटर्स भी थे। लेकिन इमॉर्टल मॉन्स्टर्स के सामने उनकी ताकत कम पड़ जाती है। वो जितनी भी कोशिश कर लें उन्हें रोक नहीं पाती। आखिरकार दोनों पूरी तरह घिर जाते हैं। उधर रियो किसी तरह पानी में कूदकर बचने की कोशिश करती है। वो लगातार तैरती रहती है। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो किनारे तक पहुंच जाती है। किनारे पर गिरते ही उसके दिल में एक ही ख्याल आता है, मैं बच गई, आखिर मैं बच गई। लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड्स तक रहती है, क्योंकि अगले ही पल उसके पीछे पानी से एक इमॉर्टल सोल्जर बाहर निकल आता है। रियो का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो इतनी थक चुकी थी कि भाग भी नहीं सकती और फिर वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद अंधेरे में सिर्फ रियो की चीख गूंजती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। इस तरह खजाने की तलाश में आइलैंड पर आया हुआ हर इंसान एक एक करके मौत का शिकार बन जाता है। कोई भी वापस नहीं लौट पाता। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असली खौफ अभी बाकी था। जिस इमॉर्टल सोल्जर ने रियो को मारा था वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकलता है। फिर उसके पीछे एक और सोल्जर नजर आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा और धीरे धीरे पूरा पानी उन क्रीचर से भरने लगता है। अनगिनत इमॉर्टल सोल्जर्स अंधेरे से बाहर आ रहे थे। ये ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिनमें ना कोई रहम था, ना कोई इंसानियत, ना दर्द का एहसास
और सबसे खतरनाक बात, ये मरती भी नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 के साइंटिस्ट्स जिस आर्मी का सपना देख रहे थे, शायद वो सच में बन चुकी थी। एक ऐसी आर्मी जो कभी ना मरे, एक ऐसी आर्मी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो। और तब फिल्म एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल छोड़ देती है। अगर ये इमॉर्टल मॉन्स्टर्स कभी इस आइलैंड से बाहर निकल आएं, तो दुनिया का क्या होगा? और इसी खौफनाक सोच के साथ डेड माइन खत्म हो जाती है। अब अगर बात करें डेड माइन की रिव्यूज और रेटिंग्स की, तो इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है, जबकि रॉटन टमेटोज पर ऑडियंस स्कोर सिर्फ 16% है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था। यामाशीटास गोल्ड, वर्ल्ड वॉर 2 बंकर, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और इमॉर्टल मॉन्स्टर्स जैसी चीजें स्टोरी को यूनिक बनाती हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी, लाइटिंग, साउंड डिजाइन और क्रीचर मेकअप को भी काफी व्यूअर्स ने अप्रिशिएट किया। लेकिन कई क्रिटिक्स के मुताबिक फिल्म हॉरर क्लासिक्स जैसे द डिसेंट, प्रेडेटर और एलियन से काफी इंस्पायर्ड लगती है। साथ ही फर्स्ट हाफ की पेसिंग कुछ जगहों पर स्लो फील होती है और कई कैरेक्टर्स भी काफी प्रिडिक्टेबल लगते हैं। फिर भी अगर आप अंडरग्राउंड बंकर हॉरर, वर्ल्ड वॉर 2 मिस्ट्रीज और मॉन्स्टर सर्वाइवल मूवीज पसंद करते हैं, तो डेड माइन एक डिसेंट वन टाइम वॉच जरूर बन सकती है। अगर आपको डेड माइन की पूरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी रेटिंग क्या है इस मूवी के लिए, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी की कहानी के साथ।